बात हम लोग कर रहे हैं एक बहुत खास समय में, और मुझे लगता है कि बहुत ठोस समय है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब पूरे देश में बहुमत होने के बावजूद मोदी जी की सरकार रह गई और उसमें बड़ा योगदान बिहार से ही रहा। नीतीश जी इन वक्त पर चले गए और इसीलिए उत्तर प्रदेश में जहां 40 से ज़्यादा सीटों पर मेरे ख्याल से एनडीए को रोका था, बिहार में 30 सीट लेके चले गए, 10 सीट हम लोगों के पास रहा। तो उसी समय से हम लोगों को लगा कि आगे की लड़ाई की तैयारी करनी चाहिए। और इसमें जो अभी संदीप जी ने बताया कि पहली शुरुआत बिहार के गरीबों ने की, जिन्होंने नीतीश जी के वो तमाम सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण से जो तस्वीर निकल करके आई और सरकार ने जो भी घोषणा की उसकी याद दिलाते हुए कि इसको लागू करो। 2 लाख रुपए को ये 15 लाख की तरह हम जुमले बनने नहीं देंगे। तो वहां से जो शुरू हुई तो हम लोगों को लगा कि बिहार में एक बड़ी लड़ाई की बिल्कुल गुंजाइश है, संभावना है। जो उन्होंने यात्रा की पूरे बिहार में, बदलो बिहार नया यात्रा, तो हमें लगा कि ये बदलाव सिर्फ ऐसा नहीं कि हम लोग सोच रहे हैं और बोल रहे हैं। बदलाव की आवाज उठने लगी, चारों तरफ से उठ रही है। एक समय था बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, वो नारा चल गया। लेकिन अब 2025 और फिर से नीतीश चलेगा नहीं। तो बिहार में जो बदलाव की मांग है बहुत जोर पकड़ रही है। तो सवाल है कि हाँ, नीतीश कुमार तो सामने है और पीछे भारतीय जनता पार्टी है। पीछे क्या, उनके दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे सब भाजपा ही भाजपा है। और इनको लग रहा है कि बस जो भी है वो नीतीश कुमार जी, बाकी सब पूरा फायदा हम लोग ले जाएंगे। बिहार में जो बदलाव होगा, तो बदलाव जो लोग चाह रहे हैं वो बदलाव के लाभार्थी हम होंगे। जनता बदलाव के लिए वोट करे, बदलाव के लिए आगे बढ़े और लाभार्थी हम बने, क्योंकि जनता को भाजपा के बारे में अभी बहुत आइडिया नहीं है, ये भाजपा की सोच है। तो हमें लगता है कि अभी जो बिहार में बदलाव की जो मांग उठ रही है वो ठोस यथार्थ के आधार पर, लोगों के अपने अनुभव के आधार पर ये मांग उठ रही है। सिर्फ हम कुछ लोग राजनीतिक धरातल पर जरूरत समझ रहे हैं और संविधान के लिए और लोकतंत्र के लिए इसके उसके लिए बोल रहे हैं, नहीं, इस आधार पर नहीं। बिहार में ऐसे मुद्दे सामने आ गए, लोगों के सामने ऐसे सवाल खड़े हो गए हैं, वो सारे सवाल जवाब मांग रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है उन सवालों को लेकर के हम लोग आगे बढ़े। इससे पहले बिहार में जो बड़ा बदलाव आया वो 90 के शुरू में, पूरा का पूरा 80 का दशक। और अभी हमारे बहुत सारे साथी कह रहे हैं, मैं थोड़ा बहुत उसमें फर्क करूंगा कि आज जो खतरा हमारे पास है सिर्फ इतना भर का नहीं है कि फिर बिहार को 80 के दशक में, 70 के दशक में लौटा दिया जाएगा। नहीं, बिहार को कहां बिगाड़ दिया जाएगा हम किसी को पता ही नहीं है। हम सिर्फ पीछे की ओर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि 70 और 80 के दशक में जो बिहार था उससे तो बिहार ने निपट लिया। उस सामंती धाक से तो बिहार ने लड़ लिया। उसको पीछे करते हुए बिहार आगे बढ़ गया। 80 के दशक के अंत में, उस समय हमें याद है 89 का चुनाव, पहली बार दलितों ने वोट डाला बहुत बड़े हिस्से में। संविधान तब भी था, सबके लिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तब भी था, लेकिन बिहार के कम से कम मध्य बिहार के गांव में बहुत बड़े हिस्से में दलितों, भूमिहीनों के लिए वोट डालने का उनके सामने कोई अधिकार था नहीं। जैसे आप कह रहे हैं कि खटिया तो तब भी था, लेकिन बैठने की आजादी नहीं थी। वो आजादी भी किसी की इच्छा से नहीं आई, बहुत कठिन लड़ाई से, कुर्बानी से वो आजादी आई। इसी तरह वोट डालने का अधिकार तब भी था, लेकिन वोट डालने की स्थिति नहीं थी। तो लोगों ने पहली बार वोट डाला, उसके चलते वोट, चुनाव खत्म होता है 89 में और शाम को तलवार बीटा जैसा जनसंहार हो जाता है। दर्जन से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। जान की बाजी लगा करके, अपनी जान पर खेल करके लोगों ने वोट डाला और पहले ही वोट में आरा से रामेश्वर प्रसाद को जिता करके भेज देते हैं, एक खेत मजदूर नेता को।
नूनिया जाति से आने वाले, किसी सामाजिक समीकरण में जिसकी कोई गिनती नहीं होती थी, आज सब अति पिछड़ों की बात कर रहे हैं। उस समय बिहार के गरीबों ने, दलितों ने, कमजोर लोगों ने, भूमिहीनों ने लाल झंडा लेकर के इसको स्थापित करके दिखाया। उसी दौर में मंडल कमीशन भी लागू हुआ, लालू जी भी आए। वो जो दौर था, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी का उभार था। राम मंदिर के नाम पर इस उन्माद की शुरुआत उसी दौर से हुई। उसी दौर में हमने उत्तर प्रदेश को फंसते हुए देखा। उत्तर प्रदेश पर बीजेपी ने कब्जा जमाया, लेकिन उस समय बिहार ने बीजेपी को रोका, हर संभव तरीके से रोका। हम लोग भी उस समय, जब ये अडवाणी जी की रथ यात्रा चल रही थी, नागभूषण पटनायक जी थे उस समय, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने भी मैत्री यात्रा निकाली और लालू जी ने भी, लालू जी मुख्यमंत्री बन चुके थे, उस रथ को रोका। तो बिहार ने रोका। ये खतरा तब भी था 80 के दशक के उसमें, लेकिन भाजपा के इसको बीजेपी ने, बिहार ने रोका। बातें अच्छी हुई, सामाजिक न्याय की बात थी, गरीबों के मान सम्मान की बात थी, लेकिन चलते चलते एक समय ऐसा आया, लोगों को लगा कि भाई बिहार में सब कुछ ठहर सा गया है, बिहार एक ठहराव में फंस गया। और उस समय बिहार को गति की जरूरत थी, और नीतीश जी गति की बात, विकास की बात लेकर के आए। लेकिन तब भी 2005 में नीतीश जी ने कहा कि हम 3C से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। 3C, कम्युनलिज्म, क्राइम और करप्शन, 3 से हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। वो लोगों को लगा कि ठीक है, बीजेपी है लेकिन पीछे है, नीतीश जी है ना, संभाल लेंगे। तो ये जो 3C से हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे कहते हुए उन्होंने कहा कि सुशासन आएगा, न्याय के साथ विकास होगा। और आज पूरे 20 साल के बाद, 20 साल कम नहीं, अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही थी, उसको केंद्र सरकार ने घेर लिया, चारों तरफ से घेर करके। चुनाव आयोग भी चुपचाप रहा, चारों तरफ से घेर करके उस सरकार को गिरा दिया गया, एक तरह से चुनाव में हरा दिया गया। लेकिन उस सरकार ने भी काफी, उसकी जो लोकप्रियता में गिरावट आई, आम आदमी पार्टी की छवि बहुत बर्बाद हो गई, वोट काफी घटे। तो 10 साल में बदलाव आया, और यहाँ 20 साल से सरकार चल रही है। 20 साल से विकास 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 की बात हो रही है। और उस विकास के बारे में जब जायजा लिया गया तो पता चल रहा है कि 1/3 6,000 से नीचे, और 10,000 से नीचे वालों तक पता लगाइए तो 2/3 बिहार 10,000 से नीचे। लेकिन चुनाव आएगा, हो सकता है तब तक मेट्रो चालू हो जाएगा बिहार में, तो बिहार को विकास का एक नया मुहावरा मिल जाएगा। अभी तक तो फ्लाईओवर की बात हो रही है, एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, कुछ हवाई अड्डों की बात हो रही है, तो एक मेट्रो भी शायद तब तक मिल जाए कि चलो विकास हो गया। तो ये विकास के नाम पर जो बिहार में इतनी गरीबी, वो सवाल उठा रही है। ये गरीबी क्यों, ये बेरोजगारी क्यों, ये पलायन क्यों? सुशासन की आप बात कर रहे थे, अभी बिहार में वो कम्युनलिज्म, करप्शन और क्राइम, कंप्रोमाइज सिर्फ नहीं किया, तीनों का कॉकटेल बना दिया। और तीनों का जो कॉकटेल बना है, वो कॉकटेल का अड्डा कहां है? बिहार के थाने, पुलिस थाना, वो तीनों का अड्डा बना हुआ है, कंसंट्रेटेड एक जगह। अभी 2 घटना मैं सिर्फ बता रहा हूं, अभी हाल की घटना है। 29 जनवरी दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट, गणतंत्र दिवस के समारोह का समापन होता है 29 तारीख को। उसी 29 तारीख को भोर का, सुबह का समय था, बिहार में काफी उस समय भी कोहरे थे। मधुबनी के बेनीपट्टी में इमाम मोहम्मद फिरोज, पुलिस का बहाना क्या है कि हम व्हीकल चेकिंग कर रहे हैं। उनको रोकने के लिए कहा, हो सकता है जहां बोला तो थोड़ा आगे बढ़ करके रुके, तो उनको पकड़ लिया गया, उनकी पिटाई की गई। जब हम उनसे मिलने गए थे, पता चला कि उनके रिश्तेदार हैं जो जनता दल यू के वहां के प्रखंड या जिले स्तर के नेता हैं, उस समय दरभंगा में थे। उनको जब पता चला कि मोहम्मद फिरोज गिरफ्तार हो गए हैं, उनकी पिटाई हो रही है, तो उन्होंने कोशिश की अपने स्तर पर
कुछ विधायकों को पकड़ करके इसको उसको फोन लगा करके तब जा करके शाम को घायल स्थिति में उनको छोड़ा गया 25,000 रुपए लेकर के। ये उन्होंने कहा साफ साफ, बिना पैसे के नहीं छोड़े। और आज भी घायल है, उनका इलाज सरकार ने नहीं कराया। कोई कार्रवाई वहां पुलिस के ऊपर, खासतौर पर वो जो वहां के प्रशिक्षु डीएसपी थे, जिनके नेतृत्व में आतंकवादी कहते हुए, दाढ़ी नोचते हुए उनको प्रताड़ित किया गया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम लोग जिस दिन जा रहे थे मधुबनी में, हम यात्रा में थे 1 तारीख से 5 तारीख तक, कभी पता चला, हमने सोचा यात्रा खत्म करके जाते हैं, मिलते हैं। तब तक मुजफ्फरपुर के कांटी में एक नौजवान की हत्या हिरासत, पुलिस हिरासत में शिवम झा 18-19 साल का नौजवान, कह रहे हैं कि आत्महत्या कर ली। उसका वीडियो देखिए, तस्वीर देखिए, साफ आपको लगेगा कि मार करके टांग दिया गया। वहां भी हम लोग गए, बिल्कुल गरीब परिवार। यह बात क्या थी, सरस्वती पूजा है, सब डांस कर रहे हैं, बिहार में खूब कर रहे हैं नौजवान। उसी दिन शाम को 3 तारीख को उसको उठा लिया गया, बाइक चोरी का आरोप लगा, 3 नौजवान को उठाया गया। और इसके बाद कह रहे हैं पैसे तो 1.5 लाख रुपए की मांग थी। परिवार ने कहा कि हमसे 1.5 लाख रुपए हम लोगों से मांगा जा रहा था, कहां से पैसे देंगे? तो 1.5 लाख रुपए नहीं दे पाए, पीट करके 3 तारीख को गिरफ्तारी होती है। कहीं कोई मजिस्ट्रेट के सामने पेशी नहीं, कुछ नहीं। 4, 5, 6 तारीख सुबह उसकी लाश मिलती है। यहाँ मोहम्मद फिरोज, यहाँ शिवम झा। तो बिहार में सुशासन के नाम पर सिर्फ अफसरशाही नहीं है, अफसरशाही तो है ही, लेकिन बिल्कुल एकदम खुलेआम पुलिस की गुंडागर्दी। पुलिस एकदम वर्दीधारी गुंडे की तरह, लाइसेंसी गुंडे की तरह पुलिस सामने आ रही है। शराबबंदी, शराब की होम डिलीवरी, और एक एक थाने की कितनी आमदनी, कितनी कमाई, पूरा का पूरा करप्शन बिहार में फैल गया। तो ये जो तस्वीर है कि आपने कहा कि सुशासन, तो सुशासन के जगह पर आ गया है पुलिस राज। और वो पुलिस भाजपा के एजेंडे पर चलने वाली पुलिस है। ये मोहम्मद फिरोज के साथ जो हुआ है वो सिर्फ किसी के साथ भी हो सकता है। पुलिस व्हीकल चेकिंग के नाम पर कर रहे हैं, निश्चित तौर पर और भी लोगों के साथ हो रहा है ऐसी घटना, लेकिन उनके साथ जो घटना है वो खास है। मुस्लिम होने के चलते आतंकवादी कह करके, दाढ़ी टोपी देख करके, मोदी जी ने कहा कपड़ों से पहचान लिया जाता है, तो कपड़ों से पहचान करके, दाढ़ी से पहचान करके, टोपी से पहचान करके उनके साथ जो हुआ है तो साफ बता रहा है कि पुलिस का एक बड़ा हिस्सा उसका भाजपाकरण हो चुका है। वो इस एजेंडे पर, वो सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं है, सिर्फ वहां मनमानापन नहीं है, सिर्फ गुंडागर्दी नहीं है, उसमें ये चीज भी बिल्कुल है। तो हमें लगता है कि आज जो बिहार में लोगों को जो लग रहा है चीजें बदले, वो बदलाव की आकांक्षा, बदलाव की मांग, बाकी तो बातें हैं, पुराने सदियों पुराना बहुत कुछ है, आगे भी बहुत लंबी लड़ाई है, लेकिन ठोस पिछले 20 साल के जो यथार्थ है, उस यथार्थ में, उस अनुभव ने कुछ सिखाया है, कुछ बताया है। इसके आधार पर आज बिहार में मांग, और बिहार जब है तो बिहार में कोई भी चीज वो सिर्फ बिहारी नहीं हो। अरविंदन दास ने रिपब्लिक ऑफ बिहार लिखा था, हमारे एमएल मूवमेंट के ही बड़े पत्रकार, बड़े लेखक थे, और उनके रिपब्लिक ऑफ बिहार में एक जगह कहते हैं कि भाई मानव शरीर में जहां पर हार्ट है, हृदय जहां है, तो भारत के नक्शे में वहीं पर बिहार है। तो सच कहिए तो देश का कोई हार्टलैंड अगर है तो हार्टलैंड बिहार है, हार्ट है। और कभी भी बिहार में जो भी हम लोग लगातार इतिहास में हमने देखा, बिहार दिवस भी आने वाला है 22 मार्च को। बिहार का अपना इतिहास एक प्रशासनिक तौर पर अगर देखा जाए तो वो इतिहास हो जाएगा क्या 1912 से, तो 123 कितने साल हो रहा है, 113 साल हो रहा है। तो ये भी है प्रशासनिक हिसाब से देखा जाए, और लक्ष्मण जी हिसाब बता रहे हैं उस हिसाब से देखिए तो और भी बहुत पुराना है, बिल्कुल है। तो इस जगह पर हम जो देख रहे हैं, आज का जो राष्ट्रीय संदर्भ है
गणतंत्र के 75 साल। मोदी जी को झटका लगा चुनाव में 24 में। इन लोगों ने सोचा ही नहीं था कभी ऐसा हो सकता है, संविधान कभी मुद्दा बन जा सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि संविधान कौन समझता है, लोग पढ़े नहीं है, जानते नहीं है। हमारे बहुत सारे नेता कहते हैं महंगाई की बात करो, महंगाई की बात करो, हरी मिर्च 200 रुपए है, इसकी बात करो। लोग इतना ही समझते हैं। लोकसभा के चुनाव ने हमें दिखाया, क्योंकि महंगाई की बात कीजिए, आरएसएस बिल्कुल तैयार है कि महंगाई की बात क्यों करें, महंगाई तो सदियों पुरानी चीज है, हमें पहले था। मोदी जी सब छोटे काम करने के लिए आए हैं, बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, उसको देखिए। तो छोटे मोटे सवाल क्यों कर रहे हैं मोदी जी से, तो बड़े सवाल कीजिए। देखिए कैसे कैसे लोगों को औकात बता रहे हैं, कैसे कैसे लोगों को सबक सिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वो बड़े बड़े सवाल की बात करेंगे, हम लोगों से लोग कहते हैं कि छोटी छोटी बात कीजिए, महंगाई की बात कीजिए, इसकी उसकी बात कीजिए। लोग इतना ही समझते हैं। लेकिन 24 के चुनाव ने दिखाया कि नहीं, बिल्कुल लोगों को जब बात समझ में आ जाती है कि हमारा संविधान खतरे में है, तो लोग संविधान के पक्ष में खड़े हो गए। अफसोस है, जिस समय नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बहस शुरू हुई, आंदोलन शुरू हुआ, उस समय भी हम बहुत सारे लोगों को लग रहा था शायद मुस्लिम समुदाय का कोई मसला है। वो उसे कह रहा है कि नागरिकता का सवाल है, संविधान का सवाल है। उस समय अगर आज जो संविधान को लेकर के जिस लेवल पर हम लोगों के अंदर बेचैनी है, ये बेचैनी अगर 2019 के अंत में उस समय सबकी अगर रही होती और वाकई हम लोग अगर उसको बना देते, तो शायद इतने आसानी से जो दिल्ली दंगा करा के और दंगे का केस बना करके उस आंदोलन को कुचल देने की जो कोशिश हुई, शायद ये कोशिश नहीं हो पाती। खैर, समय समय की बात होती है, हम लोग धीरे धीरे समझते हैं, चीजों को समझते हैं। उस शाहीन बाग ने दिया बहुत कुछ, उसी शाहीन बाग ने प्रेरणा दी, शाहीन बाग का मॉडल देख करके किसानों ने खड़ा किया, तब जाकर के किसान आंदोलन खड़ा हुआ और किसान आंदोलन ने भी दिखाया कि किस तरीके से सरकार को झुकाया जा सकता है। तो हमने देखा कि 24 में लोकसभा में बहुमत होने के बाद 19 को भी याद करिए, जैसे मोदी जी दोबारा आए और धड़ाधड़ एकदम उसी समय 370 खत्म करो, राम मंदिर का ये करो, सीए कानून लगाओ, तो अभी बहुत तेजी से कर रहे हैं। एक के बाद एक चुनाव आया, हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, और एकदम कर रहे हैं कि बस सब करते जाएंगे। अभी 12 तारीख ट्रंप से मिलने गए हैं और ट्रंप ने कहा कि जिस कानून से अदानी को सजा मिलने वाली थी, इस कानून के तहत कि अमेरिका में रह करके आप किसी विदेशी कंपनी को रिश्वत नहीं दे सकते हैं, किसी विदेशी कंपनी को रिश्वत दे करके वहाँ अपना कारोबार नहीं फैला सकते हैं, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। ट्रंप ने कहा कि इस कानून को ही खत्म कर देते हैं, बिना रिश्वत दिए कोई व्यापार होता है क्या, बेकार की बातें हैं। तो उन्होंने कहा कि 6 महीने तक अभी इस पर ना तो कोई नया केस होगा, जो पुराने केस भी है वो भी स्थगित रहेगा। अभी कम से कम 6 महीने की मोहलत तो अदानी को मिल गई, तो मोदी जी का काम हो गया, मोदी जी का काम हो गया। और अभी 7 लाख की भारतीयों की सूची वहां तैयार हो रही है, कह रहे हैं कि सब घुसपैठी है, सब गैर कानूनी ढंग से आए हैं और एक एक करके सबको घर लौटाएंगे। अभी तो शुरुआत हुई है। तो ये जो पूरा दौर है इस समय, आप देख रहे हैं कि ये सरकार जो बातें निकल करके आई, जो बाबा साहब के बारे में अपमानजनक टिप्पणी अमित शाह करते हैं, क्या जुबान फिसल गई? बिल्कुल नहीं। उनको वो सोच रहे थे कि अंबेडकर को भी हम हड़प लेंगे, सबको हड़प लेते हैं, गांधी जी का चश्मा उठा लिए हैं, तो अंबेडकर में कौन सी बड़ी बात है। तो अंबेडकर के नाम पर भी लोगों को तो सिर्फ मूर्ति से मतलब है, मूर्ति लगवा देंगे। अभी हम गए थे कुछ दिन पहले लंदन में, तो हमने देखा कि लंदन में जहां अंबेडकर 1920-21 के समय में जहां रहते थे, पढ़ते थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, इस समय उस मकान को महाराष्ट्र सरकार ने, जब मोदी जी आए तो भाजपा की सरकार ने मकान को खरीद लिया करोड़ों रुपए खर्च करके, और वहां अंबेडकर हाउस बना दिया गया, अंबेडकर म्यूजियम। मोदी जी जाकर के उद्घाटन करके आए। मुझे लगा कि थोड़ा जाकर के मैं देखूं कि उसमें है क्या। तो हम गए, वहां एक अधिकारी मिले, हमने कहा कि अंबेडकर की किताबें आप लोग नहीं रखते हैं, यहाँ लोग आएंगे, कितने सारे लोग अंबेडकर को जानने समझने के लिए दुनिया भर से आएंगे, तो कोई किताब नहीं है, कहीं कोई सुवेनियर नहीं है, कुछ नहीं है। तो अगर जानना चाहेंगे कि अंबेडकर कौन थे, उन्होंने क्या किया, तो कुछ पोस्टर है, कुछ फोटोग्राफ है, मैं ढूंढता रह गया। वह एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, उसका जिक्र नहीं है वहां। जाति का उन्मूलन, सबसे क्रांतिकारी नारा नहीं है। तो इनको लगा था कि अंबेडकर को तो हम बस बाकी सबको जैसे कर रहे हैं,
तो हम अंबेडकर को भी सिलेक्ट करके, एडिट करके, सैनिटाइज करके, अपने हिसाब से बना करके, उनमें से कुछ कोटेशन निकाल करके हम कर देंगे, हम हड़प लेंगे अंबेडकर को। लेकिन ये जो उन्होंने देखा कि अंबेडकर को हड़पना संभव नहीं हो रहा है, भगत सिंह को हड़पना संभव नहीं हो रहा है, और अंबेडकर को लोग पढ़ने लग गए हैं, संविधान को लोग समझने लग गए हैं, संविधान का प्रियम्बल जो है उस दौर का मैनिफेस्टो बन गया है, उसको लेकर के लोग सड़क पर उतर रहे हैं। तब ये परेशान होकर के भाई अंबेडकर तो हम करेंगे, हम आपको बताएंगे कि अंबेडकर से क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, हमने पंचतीर्थ बनाया, क्या क्या किया। तो ये जो लोग अंबेडकर को, रेडिकल अंबेडकर को समझने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं, जानने समझने लगे हैं, इससे परेशान है, और इसी परेशानी की वजह से वो अभी इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। और उस टिप्पणी के तुरंत बाद देखिए जो आपके मोहन भागवत की टिप्पणी कि राम मंदिर से आजादी आई, असली आजादी राम मंदिर बनने से आई, जबकि हम सबको पता है कि राम मंदिर कैसे बना, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये कहते हुए कि बाबरी मस्जिद को गिराना गलत था, अपराध था, सब कुछ कहते हुए, उस पूरे टेक्स्ट को पढ़िए तो आपको लगेगा कि निष्कर्ष होना चाहिए कि यहाँ मंदिर नहीं बनेगा, लेकिन उसको पलटते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ मंदिर बने और बगल में एक मस्जिद भी बने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इससे ये जो झगड़ा चल रहा है खत्म हो जाएगा, आगे और कहीं कोई झगड़े नहीं होंगे। इस उम्मीद के साथ उन्होंने कह दिया कि हाँ यहाँ एक मंदिर बनाओ, एक कंसेशन दिया, एक रियायत दी गई, एक छूट दी गई कि चलो ठीक है आपने गलत तो किया लेकिन फिर भी एक मंदिर आपको बनाने के लिए आप दे देते हैं। जैसे ही उनको मिला, इनका काम ही है कि इनको 1 इंच जमीन छोड़िए, 1 इंच छोड़िए तो 10 मील जमीन आपसे वो छीन लेंगे। तो जैसे उनको एक मंदिर बनाने की वहां इजाजत मिल गई, आप देख लीजिए दोनों कर रहे हैं। एक तो सारे मस्जिदों के नीचे कह रहे हैं कि मंदिर है, मंदिर है, मंदिर है, 91 का वो कानून गलत है, तो सभी मंदिरों के नीचे, मस्जिदों के नीचे मंदिर देखने लगे हैं, और अब पूरी आजादी को ही बता रहे कि वहीं से आजादी आई है। और इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आजादी से ही संविधान निकला। संविधान अलग नहीं है, आजादी अलग नहीं है। आजादी के आंदोलन से, उसके मूल्यों से, उसके सपनों से, नहीं तो आप सोच नहीं सकते। वो आंदोलन अगर इतना पावरफुल नहीं होता तो जिस समय संविधान लिखा जा रहा है 47 के बाद बंटवारा हो चुका है, आज जितनी सांप्रदायिकता हम देख रहे हैं इससे कहीं ज्यादा नफरत, कहीं ज्यादा हिंसा, कहीं ज्यादा खून खराबा, कहीं ज्यादा लाखों की तादाद में लोग इधर से उधर हो रहे हैं। और उस दौर में बैठ करके कोई संविधान लिखा जा रहा है, वो संविधान कह रहा है पहले पन्ने पर कि बिना किसी भेदभाव, धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होगा, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, सबके लिए बराबरी, सबके लिए आजादी, सबके लिए पूरा का पूरा न्याय है। अब सोच लीजिए कि वैसे माहौल में ये संविधान आना कैसे? आप ये अम्बेडकर तो जरूर थे, उनके नेतृत्व में लिखा गया, लेकिन उस दौर का वो कॉमन सेंस भी था। आजादी के आंदोलन ने ऐसा माहौल बनाया था हिंदुस्तान में, इसीलिए उस पूरे आजादी की पूरे विरासत को बर्बाद करना, उसकी पूरी समझदारी को खत्म करना ये जरूरी है। उसको खत्म करके ही तब आप मनुस्मृति को ला सकते हैं। और अभी कुंभ में शायद वो मसविदा तो पेश नहीं हुआ, उसको अभी रोक लिए हैं। उसका नाम मैं देख रहा था, संविधान, हिंदू राष्ट्र संविधान निर्मल समिति। मुझे पहले लगा कि क्या मैं गलत पढ़ रहा हूँ, निर्माण समिति की जगह पर निर्मल समिति। वही समझ में आया कि संविधान को सफाई किया जा रहा है, पवित्र, वही तो कह रहे हैं। तो अब संविधान अपवित्र क्यों है? बाबा साहब अम्बेडकर के चलते अपवित्र है, या आजादी, भाईचारा, सबके लिए बराबरी की बात है इसलिए अपवित्र है? उसका पवित्रकरण हो रहा है, उसका भी स्वच्छताकरण हो रहा है, चारों तरफ एथनिक क्लींजिंग भी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लींजिंग भी है, कॉन्स्टिट्यूशन को भी साफ कर दो, सब कुछ कर दो। तो हमें लगता है कि ये जो पूरा एजेंडा हमारे सामने है, आजादी और आजादी के साथ साथ संविधान। और जब आपने कहा कि आजादी मंदिर से आई और इतना स्वाभिमान, तो स्वाभिमान बिल्कुल दिख रहा है। ट्रंप ने शपथ ली, पहली मीटिंग अमेरिकी विदेश सचिव की भारत के विदेश मंत्री के साथ, पहली मीटिंग में बुलाकर के 18,000 की लिस्ट थमा दी। भारत में बांग्लादेशी घुसपैठी, बांग्लादेशी घुसपैठी, बांग्लादेशी घुसपैठी। एक बार भी कभी बांग्लादेश से अगर सच में कहीं घुसपैठ हुआ हो, अगर आपके पास कहीं कोई एस्टिमेट हो, कल तक तो शेख हसीना की सरकार थी जो हिंदुस्तान के लिए फ्रेंडली गवर्नमेंट मानी जाती थी,
उस सरकार को कभी हमने कहा कि हमारे देश में 50,000 की 1 लाख बांग्लादेशी आ गए हैं, आप वापस ले जाओ? कभी नहीं। वो यहाँ माहौल खराब करने के लिए, यहाँ ध्रुवीकरण करने के लिए, वोट लूटने के लिए किया जाता है। और इनको देखिए तो अब वो कर रहे हैं, हमारे नौजवानों को देश में भेजा जा रहा है इस तरीके से। तो हमें लगता है कि ये बात हमारे सामने है कि अब सवाल सिर्फ संविधान का नहीं रह गया। संविधान जिस आज़ादी के आंदोलन से निकला है, वो पूरा का पूरा आज़ादी की पूरी भावना, उसका पूरा का पूरा इतिहास, वो देश का पूरा स्वाभिमान, वो सब अब मिट्टी में मिल रहा है। सबको मिट्टी में मिलाने का काम आज ये कर रहे हैं। इसलिए उनका एजेंडा भी बहुत आक्रामकता के साथ बहुत खुल करके सामने आ गया, खुल करके सामने आया है। उनको लग रहा है कि अभी हमको किसी तरह से इसको राठक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो समय आ गया है जब खुल के बातें की जा सकती है और खुल करके हम इसको थोप सकते हैं देश में। तो बिहार में जो कुछ है, तो बिहार के अंदर आंतरिक बात है। बिहार जहाँ से चलते हुए आज यहाँ पहुँचा है, वो उसका जवाब हमें चाहिए। वो सामाजिक न्याय, वो नारा, बिहार ने 65% आरक्षण पास किया, 65% का आरक्षण वो रुक गया। 69% का आरक्षण देश में लागू है तमिलनाडु में, इसलिए लागू है वो संविधान के 9वीं अनुसूची में है। बिहार के 65% भी लागू हो सकता है अगर दिल्ली में भी इस पर प्रस्ताव पारित हो जाए, वो संविधान के 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। वो लड़ाई हमारे सामने है। हम लोग बिहार में देख रहे हैं कि कई जाति के लोग मिलते हैं। जातियों के साथ क्या खिलवाड़, आज किसी को बना दिया है SC, कल हटा दिया SC से। कितने लोगों को दलित बना करके उनके सामने पत्तल रख करके परोस करके फिर उनसे छीन लिया। जाति यहाँ मिलते हैं, लोहार जाति के लोग, ST का दर्जा दे दिया, ST से फिर EBC बना दिया। ये क्या मजाक अपने शुरू कर दिया है। आज SC कल ST, आज OBC कल EBC। ये जातियों के साथ इंजीनियरिंग के नाम पर गोटी सेट करने के लिए ऐसे ऐसे जो कर रहे हैं, लोगों की भावनाओं के साथ, उनकी पहचान के साथ ये जो खिलवाड़ हो रहा है, ये मुद्दे हैं कि बिहार के अंदर जो जाति आधारित गणना हुई, इसको पूरे देश के पैमाने पर करो और ये 65% जो आरक्षण है सबके लिए, तो उस आरक्षण को लागू करो। यहाँ के SC के लिए ज्यादा है, यहाँ के ST के लिए ज्यादा, सबके लिए ज्यादा आरक्षण की मांग है। तो वो सामाजिक न्याय की लड़ाई भी हमारे सामने है, वो एजेंडा है। सांप्रदायिक सद्भाव, वो सांप्रदायिक सद्भाव अगर बिहार में अगर नहीं रहेगा तो बिहार में क्या होगा। हम लोग इस समय यात्रा कर रहे थे, हम देख रहे थे बच्चे आ रहे थे हम लोगों के पास, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बच्चे भी कहीं कहीं हम लोग के जुलूस के साथ चल पड़े। क्यों, हमने पूछा तो बोले स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, स्कूल में पढ़ाई ठीक से नहीं है। तो बच्चों के लिए स्कूल एजेंडा है। बच्चों के लिए जब स्कूल एजेंडा है, उस समय गिरिराज सिंह त्रिशूल बांट रहे हैं। तो अगर आप स्कूल को, उसका एजेंडा को नहीं करिएगा तो त्रिशूल वाला एजेंडा आ गया है बिहार में। तो ये बिहार में जो सारे सवाल, नीतीश जी ने जो कुछ कहा विकास, तो विकास में अगर रोजगार नहीं है तो किसका विकास है। गरीबी अगर है, बात बिल्कुल सही है कि 10,000 कमाने वाले लोग कैसे जिंदा हैं। 10,000 कमाने वाले लोग बिल्कुल कर्ज के आधार पर जिंदा है, और इसीलिए इस पर बहुत चर्चा अभी भी बिहार में नहीं हो रही है। धीरे धीरे घटनाएं आ रही है। पूरा का पूरा परिवार ने आत्महत्या कर ली कर्ज के दबाव में। वो माइक्रो फाइनेंस का आतंक तो बिहार में शुरू हो रहा है। तो गरीबी भी है, और गरीबी के साथ साथ जबरदस्त कर्ज का बोझ है, महाजनी सिस्टम चल रहा है। तो जैसे किसानों ने आंदोलन किया, MSP भी चाहिए, फसल के लिए मिनिमम कीमत भी हमें चाहिए, और कर्ज से मुक्ति चाहिए। तो बिहार में भी कर्जा मुक्ति बहुत बड़ा सवाल है। ठीक से अगर हम लोग इसको लड़े, बिहार की महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए बड़ा सवाल है। तो ये सारे सवाल जो उठ खड़े हुए, आज से 20 साल पहले आपने किसी को कह दिया कि तुम टोला सेवक हो, तुम विकास मित्र हो, किसी को कोई तालीमी मरकज में तुम काम करो, 1000 दे दिया, 500 दे दिया, 1500, 2000 दे दिया। उस समय लोगों को लगा कि चलो कुछ भी नहीं मिल रहा था तो मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर 20 साल में उसी जगह पर अब है, रसोईया 2001 से है, 1000 था तो थोड़ा थोड़ा लड़ने के बाद बढ़ करके अभी 1650। संसद में बात उठी कि देश में रसोईया को कहाँ, किन राज्यों में कितना मिलता है, तो केरल में 12,000 मिलते हैं, इसी हिंदुस्तान में। तमिलनाडु में 10,000 मिलते हैं, यहाँ तक कि हरियाणा में 6,000 मिलते हैं। ये सारे जो मांगे हैं, रोजगार के नाम पर आपने लोगों को ठगा, सबको कुछ ना कुछ नाम दे दिया, लेकिन जो काम उनसे आप लेते हैं उस काम का दाम आप नहीं दे रहे हैं। आज पूरे देश में काम के दाम की चर्चा नहीं हो रही है। कोई कहता है 70 घंटा सप्ताह काम करो, कोई कहता है 90 घंटा करो।
तो सब लोग काम लेने पर ज्यादा से ज्यादा काम कैसे लिया जाए और कम से कम दाम दे करके, बिना कोई अधिकार दे करके कैसे कर लिया जाए, ये सारे मुद्दे बिहार में सामने आ गए हैं। तो हमें लगता है बिहार का एक एजेंडा सेट हुआ है और बिहार के सामने एक संभावना अगर है तो बहुत बड़ा खतरा है। अगर उत्तर प्रदेश की तरह बात सिर्फ इतनी नहीं होगी कि यहाँ भी बुलडोजर तो चल ही रहा है, बुलडोजर चल रहा है, सिर्फ गरीबों के खिलाफ नहीं चल रहे हैं। हमने जब यात्रा की, हमने देखा किसान मिले, खाते पीते किसान मिले। अभी भूमि सर्वे हो रहा है, सरकार ने कह दिया जमीन आपकी नहीं है, हमारी जमीन है और हमें ये जमीन चाहिए। अधिग्रहण कर रहे हैं बिना किसान से पूछे, बिना 2013 के कानून तो भूल जाइए, बिना कोई मुआवजा दिए 40-50 लाख पूरे जिंदगी की कमाई लगा करके किसी ने घर बनाया था, उस घर को बुलडोजर से ढहा दिया गया सुपौल जिले में। तो बिहार में ये चल रहा है। गांव के गरीब से लेकर के अभी इसी पटना शहर में लोहानीपुर में जाइए, बुद्ध मूर्ति के वहां जो मुसहर बसे हुए थे इतने दिनों से, वहां विजय सिन्हा का मकान बन रहा है। असली शीश महल जिसका हल्ला किया गया कि शीश महल बना है, वहां तो शीश महल तो चलो सरकारी था, उसका वो ठीक नहीं था लेकिन किया। लेकिन ये जो शीश महल बिहार में पटना में बन रहे हैं और उसके लिए गरीबों को, मुसहरों को उजारा जा रहा है, ये सब कुछ बिहार में हो रहा है। ये सब कुछ जो हो रहा है, लेकिन अगर ये 25 के चुनाव में बिहार, 26 के चुनाव में बंगाल अगर कब्जा हो जाए तो देश में, हम तो कहते हैं कि मैंने फुल फ्यूरी ऑफ फैशिज्म। फैशिज्म आधा अधूरा नहीं आता है, वो जब आता है वो पूरा आने के लिए कोशिश करता है। और हिंदुस्तान के फासीबाद बहुत खास है। जर्मनी में, इटली में कुछ ही समय में तूफान की तरह आया, आंधी के आका, 20 साल में वो आ गया, सत्ता में आ गया, बर्बाद करके 10-15 साल में फिर चला गया, खत्म हुआ। और यहाँ तो 100 साल से तैयारी करते हुए, 1925 से थोड़ा थोड़ा हर जगह से ताकत लेते हुए, और यहाँ उनके पास बहुत कुछ है। यहाँ है उनके पास मनुस्मृति है, अब तो कह रहे मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, रामायण, गीता, सबका गोल मट्ठा बना करके संविधान बना देंगे इसी के आधार पर। तो ये पूरी जाति प्रथा है। इस समाज में बहुत कुछ है जो एक फांसीवादी निजाम को चाहिए। हमारी परंपरा में, हमारे इतिहास में, समाज में ऐसी चीजें हैं। अदानी अंबानी भी है। अभी मास्क मिला है तब जाकर के ट्रंप इस नंगा नाच कर रहे हैं, तो वहाँ अमेरिका में भी लोग सोच रहे हैं। तो हमें लगता है कि बिहार अगर उनके हाथ में गया तो बिहार, सिर्फ बिहार का बर्बादी नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान में जिस फासिस्ट एजेंडा को, जैसे हम लोग आर्थिक नीति की जब बात करते थे, निजीकरण को रोको, लड़ाइयाँ हुई, निजीकरण रुका नहीं, लेकिन उसको हम लोगों ने धीमा कर दिया। बैंक का निजीकरण, बीमा का निजीकरण, रेलवे का निजीकरण, अगर हम लोग नहीं लड़ पाते, नहीं रोक पाते, तो अब तक धड़ल्ले से पूरा बिग बैंग निजीकरण हो गया रहता। तो आर्थिक मोर्चे पर लड़ते 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 हम लोगों ने कुछ रोक के रखा, उसकी रफ्तार को धीमा करके रखा। लेकिन राजनीतिक धरातल पर ये आएगा, वो आंधी की तरह अब एकदम खत्म करने की कोशिश करेगा। हमें लगता है बिहार उस जगह पर है। तो उदाहरण महाराष्ट्र के हैं, उदाहरण दिल्ली के हैं, उदाहरण तो बगल के झारखंड में भी है। और झारखंड ने ये दिखाया, बिहार को झारखंड से सीखना चाहिए। झारखंड के चुनाव में क्या हो रहा था, पूरे भारतीय जनता पार्टी ने सिंगल पॉइंट एजेंडा बांग्लादेशी घुसपैठ के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के आधार पर आदिवासियों को भड़काओ, आदिवासी और मुस्लिम के बीच में दरार पैदा कर दो, आदिवासी और मुस्लिम बढ़ जाएंगे तो बस हो जाएगा काम, अदानी के लिए त्रिकोण पूरा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, और बिहार, झारखंड में गोड्डा मॉडल चलेगा। जमीन झारखंड के किसान की, धुआं झारखंड के लोगों को, प्रदूषण झारखंड के लोगों को, बिजली बांग्लादेश में, और पूरा का पूरा मुनाफा अदानी की जेब में। ये मॉडल चलता। लेकिन झारखंड के लोगों ने बिल्कुल इसको चलने नहीं दिया। वहाँ की स्थानीयता का सवाल, जल जंगल जमीन का सवाल, वहाँ के पूरे महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, उनके लिए अधिकार का सवाल, ये सारे सवाल वहाँ प्रमुख बन गए। वो सवाल जब प्रमुख बने तो हमने देखा कि बीजेपी वाले कोशिश करते रह गए, लाख कोशिश के बावजूद। सब कुछ जो दिल्ली में किया वही झारखंड में किया। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया, चंपई सोरेन को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, उनको तोड़ करके अपने साथ मिला लिया। तो क्या नहीं किया इन्होंने। लेकिन दिल्ली में वो प्रयोग एक तरीके से प्रतिक्रम एक हद तक सफल हो गया, झारखंड में लेकिन नहीं हुआ। तो झारखंड अगर सफल रहा, तो पुराने इतिहास में तो बिहार और झारखंड तो एक ही था।
एक ही था। तो हमें लगता है कि बिहार में वो बिहार का पूरा जो इतिहास आज़ादी के आंदोलन का इतना बड़ा केंद्र था, 1857 के इतना बड़ा सेंटर था। गांधी यहीं पर आए और यहाँ आकर के किसान आंदोलन करके बड़े नेता बने, और किसान आंदोलन के कितने सारे मॉडल, सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में क्या लड़ाई चली, तो जमींदारी उन्मूलन से लेकर के तमाम लड़ाइयाँ आप देख लीजिए। देश में अगर वामपंथ की अगर बात करें तो मैं तो मानता हूं कि सबसे जीवंत वामपंथ, सबसे जीवंत। कभी सरकार नहीं बनी, विधायक भी बहुत कम बने हैं, 12 अभी बने हैं, लेकिन जब जहां मौका मिला सबसे जिंदा, सबसे ज्यादा साहस के साथ लड़ने वाले, तो पूरे एजेंडे के साथ। तो यहाँ सामाजिक न्याय के लिए, सम्मान के लिए, मानवाधिकार के लिए, बदलाव के लिए, ये बदलाव के लिए संघर्ष का भूमि है। संपूर्ण क्रांति का नारा यहाँ से उठा, और अभी हमारे सामने जो खतरा है वो संपूर्ण प्रतिक्रांति का। संपूर्ण क्रांति तो एक्सप्रेस बन गया है, अभी सप्त क्रांति भी एक्सप्रेस है, और उससे आगे वंदे भारत है और बुलेट ट्रेन है। उन ट्रेनों का अब कुछ नहीं है। तो बिहार में हमारे सामने बिल्कुल संपूर्ण प्रतिक्रांति का एकदम हमारे सामने, बिहार के सामने खतरा है, इसलिए इसको समझना होगा। तो हमें लगता है कि इस बार हम लोग जो नागरिक समाज की ओर से कहिए, तमाम संघर्ष करने वाले लोग, हमने जो यात्रा की, जो समागम हमने देखा, मेरा तो कम से कम कॉन्फिडेंस बढ़ा, तमाम साथियों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा कि अलग अलग हम लोग लड़ते हैं, अलग अलग लड़ते रहे। गर्दनीबाग में आते हैं, गर्दनीबाग में धरना देते हैं, सरकार सुनती नहीं है, लाठी चलती है। वहाँ बीपीएससी के नौजवान थे, हमने कहा, बोले देखिए हम लोग ऐसी जगह पर दे दिया, शाम से पूरे मच्छर के हवाले हैं। तो मच्छरों ने कितना लीटर खून पी लिया हम लोग का। तो गर्दनीबाग में हम लोग जाते हैं, झेलते हैं, लेकिन जितने धरना प्रदर्शन साल भर गर्दनीबाग में चलता रहा है, अगर गर्दनीबाग को, सारे लड़ाइयों को गांधी मैदान में जोड़ दिया जाए, मिला दिया जाए, गर्दाझाड़ रैली हम लोग गर्दनीबाग से उठा करके गांधी मैदान में करते, तो एजेंडा सेट करना, ये एजेंडा सेट करना जरूरी है, ये टोन सेट करना जरूरी है, इस साहस को फैलाना जरूरी है। डर भी इन्फेक्शस होता है, अगर हम डर जाएंगे तो उनका आधा काम ऐसे ही हो जाएगा। फांसीवाद और कुछ नहीं है, डर का निजाम है, डरा दो, लोग बोलना ही बंद कर दे डर के मारे। आपको दमन करना ही नहीं पड़ेगा, अगर आप डर जाएंगे, बोलना बंद कर देंगे, खामोश हो जाएंगे, उनका तो काम पूरा हो गया। तो बिहार में वो साहस है, वो पूरी ताकत है, वो पूरा इतिहास यहाँ है। और इसीलिए हमें लगता है कि हम लोग ये इंजीनियरिंग, वो इंजीनियरिंग, सारे इंजीनियरिंग हम देखते हैं, वो सब इंजीनियरिंग कोई परमानेंट इंजीनियरिंग नहीं होती है। अगर सोशल इंजीनियरिंग परमानेंट होता, हमेशा हमेशा के लिए कोई किसी जाति ने कह दे कि हम आपके हैं, आप ही के साथ रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। जिंदगी की बात है, लोगों का अनुभव है, लोग बदलते हैं, बदलाव है, बदलाव ही है राजनीति में, लोकतंत्र में और कुछ नहीं है, गति है, बदलाव है, बदलाव में ही बचाव है, और ये बदलाव किसी की सदिच्छा से नहीं। तो हमें लगता है कि जो बदलाव की आकांक्षा है, बदलाव बिहार के अंदर सब लोग चाह रहे हैं। जिनसे भी बात करते हैं लोग कह रहे हैं कि बहुत हो गया, 20 साल में बहुत हो गया, सिर्फ नारेबाजी हुई, अब कुछ बदलना चाहिए। लेकिन क्या बदलना चाहिए, बदल करके क्या होना चाहिए? तो भारतीय जनता पार्टी को अगर हम लोग एक आम पार्टी की तरह समझ लेंगे कि चलो सबको, इसको भी देख लिया, उसको भी देख लिया, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी तो कल तक थी ही, नीतीश जी के कंधे पर बंदूक था, और अब उनके हाथ में ही अगर बंदूक आ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। अमेरिका में बाइडेन थे, और बाइडेन भी इजराइल के पक्ष में थे और गाजा में कर रहे थे, लेकिन अब जो ट्रंप आया और खुल के बोल रहा है कि गाजा जो है बड़ा खूबसूरत जगह है, बस लोग हैं ये परेशान करने वाले, इन लोगों को यहाँ से खदेड़ो, भगाओ, क्या वहाँ क्या रिसोर्ट बनेगा, पूरे दुनिया के लोग सैर करने के लिए आएंगे। एक पूरे देश को, जिंदा लोगों को, लोग कह रहे हैं हम कहीं जाने वाले नहीं, हम यही है, हम यहीं पर रहेंगे, इसी खंडहर में फिर से हम जीवन को खड़ा करेंगे वहाँ। तो ये जो खुल करके बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसमें फर्क है। कभी कभी हम लोग को लगता है कि भी तो वही है, वो उसने भी तो बढ़ावा दिया, ठीक है, बहुत लोग बहुत चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, बहुत लोग बहुत चीज़ों से लड़ नहीं पाते हैं, बहुत लोग बहुत समय समझौता कर लेते हैं, है। लेकिन कोई अगर सबसे बड़ा आपके सामने, वो आपके सामने अगर आ जाए, आपको बिगाड़ना शुरू करे, और तब हम लोग अगर चुप रहे तो बिल्कुल गलत। हमें लगता है कि बिहार में
ये बिल्कुल संभव है। और यूपी के साथियों से, दिल्ली के हमारे जो भी साथी आज आए हैं, मुझे अच्छा लगा कि बिहार की बात बिहार में तो होगी, थोड़ा दिल्ली में भी आवाज़ उठे, थोड़ा यूपी वाले भी मदद करें, यूपी में भी बात जाए, झारखंड में भी बात जाए, बंगाल में भी जाए। ये पूरा का पूरा पूर्वांचल है, ये पूरा पूर्वांचल है, बदलेगा। आपने देखा कि बदलाव की आंधी उठती है तो हरियाणा बदलने लगा था, रोक लिया किसी तरह, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बदलने लगा था, उसी गुजरात में भी बदलाव हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूर्वांचल का पुराना इलाका, ये सबसे ज्यादा आज़ादी के आंदोलन का बड़ा इलाका, अगर भगत सिंह आते हैं तो यहीं से उनको बटुकेश्वर दत्त मिलते हैं, यहीं से मान लीजिए पूरे लड़ाई खड़ी होती है, यहीं से रामेश्वर जी जीत करके चले जाते हैं। सब कुछ हमारा जो आंदोलन है नक्सलबारी से चिंगारी, वहाँ पूरे चारू मजुमदार की हत्या कर दी जाती है। लेकिन बिहार की जमीन पर आने से, बिहार ने जब उसको अपना लिया तो उसको आप लाख जनसंहार करके खत्म नहीं कर पाए। तो बिहार के अंदर वो ताकत है, वो जान है। इस इतिहास को हमें लगता है कि फिर से हम थोड़ा इतिहास की बात ज़्यादा किए, मुद्दों की बात तो बहुत हो रही है, होगी, लेकिन ये इतिहास और उस इतिहास से पैदा हुआ जो साहस वो हमारे सामने है। दो इतिहास की लड़ाई है, ये मनुस्मृति और संविधान की लड़ाई, ये हिंदू राष्ट्र और आज़ाद हिंदुस्तान की लड़ाई, ये इतिहास ने हमको दिया। बाबा साहब ने तो चेतावनी दी थी, हम लोगों ने उस समय सोचा नहीं, समझा नहीं। उन्होंने कहा कि ये ज़मीन अलोकतांत्रिक है, अलोकतांत्रिक ज़मीन पर हम एक ऊपरी परत जो है डेमोक्रेसी की संविधान के जरिए दे रहे हैं, टॉप ड्रेसिंग ऑफ डेमोक्रेसी ऑन एन अनडेमोक्रेटिक सॉइल। कहा था कि संविधान तो अच्छा बुरा सब हो सकता है, हमने लिखा है तो हम कहेंगे संविधान बड़ा अच्छा है, अच्छा तो है, लेकिन वो किसके हाथ में गया, कौन किसके हाथ में है, उस पर निर्भर है कि संविधान से क्या निकलेगा। एक बढ़िया संविधान से बहुत खराब कुछ निकलेगा, और वही आप देख रहे हैं अभी। उस संविधान को तोड़ मरोड़ करके चुनाव की पूरी प्रक्रिया को देखिए, वही चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग को अगर भीतर से खत्म कर देंगे, वोटर लिस्ट को आप पूरी तरह से क्लिनिकली उसको अगर तैयार करेंगे, तो चुनाव भी चल रहा है और उसी चुनाव से लोकतंत्र की हत्या भी हो रही है। इतने बड़े लड़ाई का जो संदर्भ है, हमें लगता है दोनों को अगर हम लोग मिला ले, जो बिहार के आंतरिक जरूरत है, बिहार के अपने मुद्दे हैं, सबके मुद्दे, और इसीलिए सारे मुद्दों को जोड़ करके अगर हम लोग एक पूरे बिहार में आंदोलन खड़ा करेंगे कि चुनाव वो 2 महीना पहले से कुछ सीट का बंटवारा करके ऐसे चुनाव नहीं लड़ा जाता, वैसे नहीं बात बनती है। बात तो बनती है तभी जब गांव-गांव से जो आवाज़ उठती है, जो हर तबके की जो आवाज़ है, उनकी जो आकांक्षा है, उसके साथ आप जीवंत रिश्ता कायम करो। हमें लगता है कि ये कोशिश हमारी है, हम इतनी बात कर सकते हैं। छोटी सी पार्टी हम लोगों की है वामपंथ का, लेकिन सबसे जीवंत धारा, सबसे साहस के साथ लड़ने वाली धारा बिहार में मौजूद है। और इसीलिए बिल्कुल रतन लाल जी जो कह रहे थे कि आज ये समय आया है, आनंद तेलतुम्बड़े भी बार बार कहते हैं, आज वो समय आया। इतिहास में बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारे कारणों से, कौन इधर रहा कौन उधर रहा, कब हम लोग साथ में चले कब साथ नहीं रह पाए, बहुत सारी बातें हैं। अंबेडकर अगर वो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी वाला जो 30 का दशक था, 30 से लेकर के वो 40 तक, वो दौर कैसा था। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि 1936 भारत के इतिहास में कितना एक तरह से एक डिफाइनिंग ईयर था। उसी 36 में किसान सभा, उसी 36 में किसान मैनिफेस्टो जमींदारी उन्मूलन की बात कर रहा है, और उसी 36 में इप्टा बन रहा है, सांस्कृतिक मोर्चे पर पूरा एंटी फैसिस्ट वो हो रहा है, और उसी 36 में अम्बेडकर एनाहिलेशन ऑफ कास्ट का नारा दे रहे हैं। अगर ये सारे रेडिकल स्लोगन उस दौर में अगर मिल गए होते तो बात थी, लेकिन हो सकता है हर आइडिया का एक समय आता है। तो जो काम उस समय नहीं हो पाया वो काम बचा है हमारे लिए, वो एबोलिशन ऑफ लैंडलॉर्डिज्म, एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म और एबोलिशन ऑफ एनाहिलेशन ऑफ कास्ट जो नहीं हुआ है उसको करना है। वो पेंडिंग टास्क है, वो बैकलॉग लेके हम चल रहे हैं। वो जितना बैकलॉग है, जितना भी बैकलैश उनके हो, आपको कोई परवाह नहीं है। जो बैकलॉग है उस बैकलॉग को तो पूरा करना ही पड़ेगा। यही तो अम्बेडकर कह रहे थे कि अनडेमोक्रेटिक सॉइल को रहने देंगे और संविधान बढ़िया बना देंगे तो नहीं होगा, वो सॉइल जो है हावी हो जाएगा। तो इसीलिए सॉइल को भी डेमोक्रेटाइज करते रहो, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सॉइल। सॉइल मतलब भूमि सुधार भी, सॉइल मतलब हमारे सांस्कृतिक जमीन भी, सॉइल मतलब हमारी राजनीतिक चेतना भी। हमें लगता है कि बिहार के चुनाव को हम सब लोग ये बात समझ लें, कोई मामूली चुनाव नहीं है, किसी पुराने चुनाव से इसकी कोई तुलना नहीं है। बहुत सारे लोग हम अक्सर अनुभव के बोझ में दब जाते हैं
ये देखा वो देखा, क्योंकि ये ऐसा दौर है, अभूतपूर्व है, अभूतपूर्व दौर है। इसलिए इतिहास से रेफरेंस लीजिए, इतिहास से कुछ सबक लीजिए, इतिहास से ऊर्जा लीजिए, इतिहास से ताकत लीजिए। लेकिन आज की जो लड़ाई है, ये लड़ाई किसी ने हिंदुस्तान में इससे पहले कभी नहीं लड़ी गई। अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ी गई, अलग अलग आप ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़े हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद और अदानी को अगर मिला दिया जाए तब क्या होता है? अदानी अगर आकर के कुंभ मेले में कह रहा है कि स्पिरिचुअल इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पिरिचुअल इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी टेम्पल बनाने की बात कर रहे हैं, हेल्थ केयर ये करके अहमदाबाद में और कहाँ टेम्पल बनाएंगे। तो अगर अदानी और ये मिल जाए, ये तो हमने नहीं लड़ा है, हम तो लड़े हैं भाई, पुरोहितों से लड़े हैं, इससे उससे लड़े हैं, उस समाज के रूढ़िवादी समाज उस रूढ़ियों से लड़े हैं। लेकिन रूढ़ियों को अगर स्पॉन्सर कर दिया जाए, अंधविश्वास को अगर उसके साथ करोड़ों रुपए फेंक करके और दिन भर मीडिया में प्रचार करके, ये मीडिया की ताकत, ये मास्क की ताकत, और इसके साथ अदानी के पैसे, उसके साथ पूरा स्टेट का पावर, उसके साथ ब्राह्मणिज्म, उसके साथ पूरे हमारे देश की रूढ़ियां, सबको अगर मिला दिया जाए तो बिल्कुल जो नई ताकत बनती है, नया खतरा। आज हमें लगता है कि बिहार इस मोड़ पर है, और हम फिर एक बार आप लोगों से अपील करेंगे, 2 मार्च गांधी मैदान में महाजुटान है। एक कोशिश है कि बिहार से वो आवाज निकले, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिल्ली के बाद काफी लोगों में चिंता है। चिंता जरूरी है, चिंता अच्छी बात है, ताकि वो चिंता हमें प्रेरित करे कुछ और कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। चिंता से डरने वाला नहीं है, चिंता से चिंतित हो जाने से क्या होगा, लड़ना तो है ही। अगर गाजा के लोग लड़ सकते हैं, उस बमबारी के बीच में उस जेनोसाइड को झेलते हुए वो लौट करके आए, जैसे युद्ध विराम हुआ, लाखों के हजारों की तादाद में लोग लौट रहे हैं। और किसी ने लिखा, ये सोच रहे थे कि हम एक टेलीवाइज नकबा दिखाएंगे, एक जनसंहार को टेलीवाइज करके दिखाएंगे, लेकिन लोगों ने टेलीवाइज रिटर्न दिखा दिया कि कितनी ताकत होती है लोगों के पास, कितनी ताकत है, कितनी जान है, वो गाजा ने दिखाया। तो अगर गाजा वाले अगर लड़ सकते हैं, इस स्थिति में भी लड़ सकते हैं, तो हम बिहार में क्यों नहीं लड़ सकते हैं? हम बिल्कुल लड़ सकते हैं, और इस लड़ाई को ठीक से लड़ सकते हैं, ठीक से जीत सकते हैं।